सभी श्रोताओं और वक्ताओं को नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले प्रयास ये रहेगा सर कि जैसे सुबह से जो नियम हो चला आ रहा है उसका पालन ना करूं मैं। और जब आप वाजपेयी सर ने बताया यंत्र लगा हुआ है, पूरा प्रयास रहेगा मेरे सर पे ना गिरे। लेकिन जब पिछले दोनों सत्रों में नहीं गिरा तो अब नहीं ही गिरेगा। वो पराकाष्ठा पार हो चुकी है। बात शुरू करूंगी। करता है कि आपका कैसा सिर है। सर पूरा प्रयास रहेगा ना गिरे, वो अदृश्य है, वो अदृश्य ही रहे, प्रयास रहे मुझ पर ना गिरे। तो हाँ, बात शुरू करूंगी अपनी। जैसे कि अभी बिल्कुल जस्ट अभी सर ने कहा कि आज के दिन का सबसे भारी सत्र है ये। ठीक है, संख्या की दृष्टि से भी भारी है, लेकिन मैं और कई प्रसंगों में से भारी की तरह देखती हूँ। जैसे कृष्णा सोबती का नाम लेते ही मुझे लग रहा कोई असहमत नहीं होगा इस बात से। हम सभी का पहला परिचय, पहला प्यार वो है एक कथाकार के रूप में। उनका उपन्यासकार व्यक्तित्व, उनका कहानीकार व्यक्तित्व हम सब के सर पे उनकी मतलब दीवानगी उनके लेखन की सर चढ़ के बोला करती थी। जब इस रजा फाउंडेशन की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया कि कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, तो प्रथम दृष्टया तो मुझे लगा ये कुछ गलत लिखा है, मैं नहीं समझ पाई। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, कहीं इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि हिंदी आलोचना ने कृष्णा साहित्य के काम को किस तरह से देखा या परखा है। नहीं, मुझे लगा तो बहुत गलत है, वाहियात बात मेरे मन में आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्णा सोबती पर बात करनी है तो कृष्णा जी की दृष्टि की करनी होगी। हिंदी साहित्य तो अकादमिक जगत में बहुत कुछ लिखा पढ़त हो रही है, उससे कोई औचित्य नहीं था। फिर ये मन पक्का किया कि नहीं, कृष्णा जी की आलोचना दृष्टि को ही पकड़ना होगा किसी भी तरह से। और दुविधा बराबर बनी रही, चूंकि वो प्रिय कथाकार हैं और घोषित कथाकार हैं। उन्हें आलोचक के रूप में कैसे मैं देखूं, कहां से शुरुआत करूं और कैसे उन्हें सिद्ध करूं। यकीनन मैं हार्दिक आभारी हूँ आज यहाँ अपने आप को पाकर आप सभी की ओर के लिए कि मैंने देखा कि वो वास्तव में आलोचक हैं। अब इसका दिमाग वही समय सबने बताया कि सर लंबा समय लग गया विषय को समझने में, 15 दिन तो इसी में, लेकिन बार बार कुछ चीज़ें रिकॉल होती रही दिमाग में। मेरे दिमाग में आया कि एक बार कृष्णा सोबती जी ने एक साक्षात्कार में बताया है कि नामवर सिंह ने उनसे कहा कि स्वदेश दीपक की एक पुस्तक है, मैंने मांडू नहीं देखा, उस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें या कुछ मतलब कहें। तो कृष्णा सोबती जी ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने कहा यह एक बीमार व्यक्ति की सबसे स्वस्थ किताब है, और वो किताब वास्तव में मुझे बहुत प्रिय है। अब दूसरी बात भी यहीं से शुरू होती है। मैंने मांडू नहीं देखा में एक जगह स्वदेश दीपक ने लिखा है, बहुत अच्छा प्रसंग है, सबने पढ़ी है किताब, उनको याद होगा। वो कहते हैं कि कृष्णा सोबती कहीं भी किसी सभा में किसी कार्यक्रम में आती नहीं है, प्रवेश करती हैं। ये पंक्ति मैंने कभी कृष्णा सोबती जी को नहीं देखा अपनी आंखों से, तो मैं बार बार सोचती थी कि आने और प्रवेश करने में क्या अंतर होता है, आया कैसे जाता है और प्रवेश कैसे किया जाता है। तो जो ये बात कही गई कि कृष्णा सोबती आती नहीं है, प्रवेश करती हैं, एक ये बात, एक जो कृष्णा सोबती ने कही कि एक बीमार व्यक्ति की सबसे स्वस्थ किताब, तो कोई साधारण कथाकार, साधारण व्यक्ति तो ऐसी स्थापनाएं नहीं दे सकता। यकीनन उसकी दृष्टि में कहीं ना कहीं बहुत पैनापन है। अब बात जब आगे बढ़ी तो मुझे लगा जब इतना अधिकार मिला है कि उनको आलोचक सिद्ध करना है, तो क्यों ना बढ़िया से कुछ काम किया जाए, स्त्रीवादी आलोचक सिद्ध किया जाए। अब ये मूर्खतापूर्ण विचार जब से दिमाग में आए, उसके तुरंत पहले दिमाग में वो साहित्य अकादमी के अवसर पर दिया गया कृष्णा सोबती जी का स्वयं का वक्तव्य मुझे याद आया। बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य था। उन्होंने कहा था उसमें, जिसमें वो अपनी स्त्री होने की संज्ञा को तो स्वीकार कर रही हैं, लेकिन साथ ही वह यह भी कहती हैं कि विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि लिखना मात्र कलम की मदद से लिखना नहीं है, लिखना जीवन है और लेखन एक जीवन शैली। बुद्धिजीवी होने का संबंध आ और ई से नहीं है, बौद्धिक होने से है। अब जो वह स्वयं किसी भी विचार को स्त्री या पुरुष की दृष्टि से देखे जाने का विरोध कर रही हैं, इसके बाद उनके लिखे गए को आ या ई की श्रेणी में देखना या उस नजर से देखना मुझसे नहीं हो सका। मैंने बिल्कुल सिरे से इस विचार को नकार दिया। फिर वापस कि अब आलोचक की बात की जाए, कैसी आलोचक हैं, तो हाँ, मुझे कुछ पुस्तकें उनकी बाद में धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई। तो आज मेरे वक्तव्य में जिन कृतियों को आधार बनाया गया है, उसमें उनकी एक कृति है शब्दों के आलोक में। हम हशमत के चारों खंड, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, सोबती एक सोहबत,
के साथ ही उनकी एक साक्षात्कार की पुस्तक है लेखक का जनतंत्र। इन्हीं को कुछ समेटने का प्रयास किया है। बहुत उदाहरण नहीं दूंगी, बस थोड़ी थोड़ी सूत्रों में अपनी बात कहूंगी जिससे मर्यादा का पालन होता रहे। मैं सबसे पहले बात करूंगी हम हशमत के चारों खंड की, जिसमें उन्होंने 50 से अधिक अपने समकालीनों पर अपने बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। यद्यपि ये संस्मरण है, जबरन उन्हें आलोचना ग्रंथ नहीं घोषित करना है मुझे, ये संस्मरण ग्रंथ है, लेकिन इनसे गुजरते हुए आप बराबर ये देखेंगे कि उनकी आलोचक दृष्टि निरंतर सक्रिय रही है। अपने समकालीनों पर दी गई उनकी स्थापनाओं को तत्काल काटना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बहुत सारे उनके, चाहे भीष्म साहनी की बात करूं, चाहे नामवर सिंह का प्रसंग का उल्लेख करूं, बहुत उदाहरण है, लेकिन मैं उनसे बचूंगी। अभी सिर्फ एक उदाहरण जरूर दूंगी, निर्मल वर्मा पे लिखा गया उनका संस्मरण। यद्यपि उस संस्मरण की एक एक पंक्ति उल्लेखनीय है, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े पैराग्राफ का उनका पाठ करना नहीं है। वो आप जहाँ कहीं मिले संस्मरण आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक बहुत जरूरी अंतिम पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगी, जिसमें कृष्णा जी कहती है निर्मल वर्मा से, प्यारे दोस्त, शाम भले कंसर्न पर जाओ, बीथोवन सुनो, रविशंकर, अली अकबर खां, मगर जो तुम्हारी गली में थुतनी उठाए सुअर घूम रहे हैं उन्हें भी तो देखो, कुछ गौर करो। तुम्हारी लाजवाब कलम से कोई यथार्थ तो उभरे, कोई एक यथार्थ जिंदगी से जिंदगी तक जुड़ा हुआ। निर्मल के समग्र साहित्य के मूल्यांकन का प्रस्थान बिंदु मैं इन्हें मान सकती हूँ। इसका क्या तात्पर्य है? क्या निर्मल के लेखन जिंदगी से जिंदगी तक के यथार्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं थे? क्या किसी आलोचक ने निर्मल वर्मा के साहित्य पर इतना बड़ा प्रश्न लगाया है? क्या निर्मल वर्मा के संपूर्ण लेखन में कोई भी यथार्थ अभिव्यक्त नहीं हुआ? इसे सिरे से नकारा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कृष्णा जी की दृष्टि, उनकी दृष्टि से देखा जा सकता है, जिसे उन्होंने उठाया है। अब दूसरे पर आती हूँ। कृष्णा जी इस मामले में एकदम अकेली हैं। उन्होंने न केवल अपने समकालीनों पर विस्तार से लिखा है, बल्कि मुक्तिबोध पर एक अलग से पूरी पुस्तक तैयार की है। मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें मुक्तिबोध कैसे आत्मघाती बन जाते हैं, आत्मबोधी बन जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक स्थापना दी है। वह लिखती हैं, आज के मुंहचोर और मुंहतोड़ समय में मुक्तिबोध के पढ़ते हुए यह नहीं लगता कि हम किसी गुजरने के समय से गुजर रहे हैं। हमारे आज के विकास क्रम में वह आज की शुरुआत थी जिसके चरम को हम आज भुगत रहे हैं। यह बहुत लंबा वृत्तांत है, सिर्फ सूत्र में अपनी बात कह रही हूँ। अब ये सारे जो उदाहरण मैं दे रही हूँ ये सिर्फ एक बानगी मात्र हैं। उनकी रचनाओं की स्थापनाएं तो ऐसी हैं जिन पर पहले बात भले ही कम हुई हो, लेकिन उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बड़े से बड़ा आलोचक भी उनकी स्थापनाओं से असहमत नहीं हो सकता। एक पुस्तक है लेखक का जनतंत्र। यह कृष्णा सोबती के साक्षात्कारों का संकलन है। वह मानती हैं लेखक की पहचान साधारण नागरिक से थोड़ा विशेष हो जाना है। यह विशेष हो जाना क्या होता है? वह मानती हैं लेखन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें हर चीज से एक दूरी रखनी होती है, अपने आप से भी। आप अपनी कहानी नहीं लिख रहे होते, वह आपके अनुभवों और हदों को लांघ जाती है। मैं यह कह सकती हूँ, अगर मुझे पता हो कि कोई कहानी कैसे कहाँ जाकर रुकेगी तो मैं उसे कभी ना लिखूं। लेखन की प्रक्रिया में मुझे अपने आप से जूझना होता है, अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ में उस वृत्तांत से क्या हासिल कर सकती हूँ जानना होता है। तो इससे उनकी दृष्टि का पता चलता है कि किसी भी विचार को वो कितना अपने भीतर मथती हैं और तब उसके साथ न्याय करती हैं। उन्होंने सृजन के क्षणों पर खूब चिंतन किया है और यह माना है कि क्षण को पकड़ना या विचार को पकड़ना आना चाहिए। लेखक सिर्फ कलम से नहीं लिख रहा होता है, बल्कि उसके साथ उस कलम में एक दायित्व बोध भी रहता है। सृजनात्मकता की क्षण की आवाज बहुत बारीक होती है, जो कलमकार उसे सुनकर सहेज लेता है वही सफल होता है। एक बात और कि आलोचकों की प्रतिभा स्वयं बहुत दयालु नहीं थी, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पाया है। शायद इसीलिए उनका आलोचक कहने का कोई बहुत आग्रह नहीं रहा होगा। वह किसी भी विचार को आलोचक की ठंडी अंतर्दृष्टि से बचाए रखना चाहती हैं। मुक्तिबोध के प्रसंग में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि उनकी दृष्टि से तुरंत फुरत वाले मदारी आलोचक और चुस्त दुरुस्त इतवारी आलोचक भी बचे नहीं हैं, जो तत्काल एक फोन कॉल पे तत्काल आपको रेडीमेड वहां पे आलोचना तैयार मिलती है। तो उनकी
नजर से वो बचे नहीं है, सबकी उन्होंने खबर बहुत अच्छे से ली है। एक मुख्य बात यह भी है कि आलोचक की प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों से होकर गुजरती है। इस कसौटी पर अगर कृष्णा जी को देखा जाए तो भी कसा जा सकता है। वह लेखक को लोकतंत्र का प्रखर प्रहरी मानती है। वह मानती है कि साहित्य और लेखक की स्वतंत्र सत्ता है, लोकतंत्र में इसे प्रभावी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में एक बहुत जरूरी कथन को जरूर करना चाहूंगी। वाजपेयी जी ने बहुत जरूरी बात कही है कि अगर हम हिंदी के उन लेखकों की एक छोटी सी सूची बनाएं जिन्होंने अपने साहित्य में लोकतंत्र को विषय बनाया है और उस पर मुखर चौकसी की है, तो उसमें मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय के साथ ही कृष्णा सोबती का नाम अनिवार्य रूप से आएगा। उसमें हमारे लोकतंत्र में बढ़ती राजनीति के सर्वग्राहिता के प्रति वे बेहद चौकन्नी है। उनका निजी संघर्ष इस वर्चस्व के बरस साहित्य की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करता है। एक जरूरी बात जो वाजपेयी जी ने कही, मैं फिर से कहूंगी कि भले ही कृष्णा जी ने कभी आलोचक होने का दावा न, ये सत्र है कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना, उसके बरक्स ये कथन बहुत जरूरी है कि भले ही कृष्णा जी ने कभी आलोचक होने का दावा न किया हो, आलोचना और विचार उनकी अपनी एक शैली में दिखाई देता है जिसमें क्या हो रहा है इसका बखान ठीक से करने का धीरज भी है, हुनर भी है, लेकिन फैसला देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। कृष्णा जी की चिंता के केंद्र में लेखक, लेखन और सृजनात्मकता ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृजन प्रक्रिया है, समाज है, राजनीति है, भाषा है और संस्कृति संबंधित सवाल भी उन्हें निरंतर परेशान करते रहे हैं। उनकी चिंता के केंद्र में 70 साल की आजादी भी है और उससे संघर्ष करता हुआ देश भी है। वह पहले एक रचनाकार है, सर्जक हैं, उनके पास लेखन का अनुशासन है। लेखक की सच्चाई, निर्भीकता और साहस की जिम्मेदारी उनमें समानुपात रूप में दिखाई देती है। यद्यपि वह घोषित आलोचक नहीं है, बस वह पाठकीय नजर भर से लेखक को और उसके लेखन को देखती हैं। इसी देखने में कभी वह क्रूर हुई हैं, कभी वह उदार हुई हैं और कभी कभी कुछ कट भी हो गई हैं। उनके इसी देखने से जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उन्हीं पर उनकी आलोचना को के बरक्स उनको उनके और लेखन को कसा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में मैं कहूंगी कि एक लेखक होने के नाते कृष्णा सोबती अपने समय, समाज और सरोकारों को जीने वाली वह सर्जक है जो हर क्षण चौकन्नी रहती हैं। उनका आलोचना कर्म स्वयं उस चौकन्नी दृष्टि का लेखकीय प्रतिफलन है जो उनके आलोचना में घटित होता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि रजा फाउंडेशन ने कृष्णा सोबती जैसी मूर्धन्य कथाकार की आलोचना पर जो सोच विचार का मुझे अवसर दिया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं और यह आश्वासन दे सकने की स्थिति में हूं कि भविष्य में उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को समझने और उस पर लिख सकने की कोशिश करूंगी, जिससे मुख्य धारा की रूढ़ आलोचना के समानांतर अपने बड़े लेखकों की आलोचना दृष्टि को सामने लाने की पहल की जा सके। अगर इसका प्रस्थान सोबती जैसी बड़ी रचनाकार बने तो निश्चय ही आलोचना के लिए बल्कि तत्वान्वेषी आलोचना के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। धन्यवाद।